दोस्तों, भारत जैसे विशाल और जैव विविधता से भरपूर देश में जंगल सिर्फ हरे भरे क्षेत्र नहीं बल्कि हमारी जिंदगी, पर्यावरण और जलवायु संतुलन का आधार भी है। लेकिन ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की नई रिपोर्ट भारत के लिए चिंता की घंटी बजा रही है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में 17,700 हेक्टेयर प्राथमिक वन क्षेत्र नष्ट हो चुके थे। यह अनुमान 2024 में और बढ़कर 18,200 हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। यानी हर साल हमारे देश में जंगल सिकुड़ रहे हैं। अगर हम 2001 से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 23.1 लाख हेक्टेयर से अधिक वृक्षावरण नष्ट हो चुका है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन भी तेजी से वृद्धि हुई है, जो सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन को और गंभीर बनाता है। GFW के अनुसार सिर्फ 2002 से 2024 के बीच भारत ने 3,48,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन क्षेत्र खो दिए हैं। यह देश के कुल आर्द्र प्राथमिक वनों का लगभग 5.4% है और इसी अवधि ने भारत में कुल वनों की नुकसान में आर्द्र प्राथमिक वनों की हिस्सेदारी लगभग 15% रही है। इसका मतलब यह है कि जो वन क्षेत्र सबसे ज्यादा जैव विविधता से भरपूर है और जिनकी भूमिका पर्यावरण को संतुलित रखने में सबसे अहम है, वही सबसे ज्यादा संकट में है। जैसे कि आगजनी, अवैध कटाई, खनन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन, ये कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से भारत में जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में न सिर्फ वनों का नुकसान होगा बल्कि वन्य जीवों का अस्तित्व, जल संसाधनों का संतुलन और हमारी सांसों की ताजगी भी खतरे में पड़ जाएगी। हमें यह समझना होगा कि सुरक्षा केवल सरकार या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। छोटे छोटे प्रयास जैसे पेड़ लगाना, वनों का आग रोकने में मदद करना, लकड़ियों की बर्बादी को कम करना और स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाना, ये सब मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जंगल बचेंगे तभी जीवन बचेगा। भारत के जंगल आज एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। 2019 से 2024 के बीच भारत ने लगभग 1,03,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खो दिए हैं। यह नुकसान देश के कुल आर्द्र प्राथमिक वन का 1.6% है। चौंकाने वाली बात यह है कि अवधि में हुआ यह नुकसान भारत में दर्ज कुल वृक्षावरण हानि का लगभग 14% रहा है। अगर हम साल दर साल इन आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2019 से भारत ने 14,500 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खोए। 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 17,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया। 2021 में नुकसान और तेज हुआ और देश ने 18,300 हेक्टेयर प्राथमिक वन गंवा दिए। 2022 में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन फिर भी 16,900 हेक्टेयर वन का नुकसान हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल भारत का एक बड़ा हिस्सा हरे भरे जंगलों से खाली हो रहा है। एक जरूरी बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि जानकारी आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। जो न्यूज़, अखबार, सारी बातें विस्तार में बताई गई हैं, वहीं से जानकारी को लाकर आप सबके सामने रख रहा हूँ। वीडियो में आइए वापस चलते हैं। दोस्तों, प्राथमिक और आर्द्र प्राथमिक वन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जंगल सबसे अधिक जैव विविधता को संजोए रखते हैं। ये कार्बन को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं और नदियों, झरनों और भूजल के स्रोतों को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब इन वनों का विनाश होता है तो न सिर्फ पेड़ कटते हैं बल्कि वन्य जीवों का घर उजड़ जाता है, जलवायु असंतुलन हो जाती है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्राथमिक वनों को परिपक्व प्राकृतिक आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के रूप में परिभाषित करता है, यानी वे जंगल जिन्हें हाल के इतिहास में पूरी तरह से साफ कर दोबारा नहीं उगाया गया है। ये वन सबसे अधिक जैव विविधता से भरपूर होते हैं। दोस्तों, जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जीव की विविधता, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनमें जीन्स शामिल हैं। साथ ही वे सभी स्थलीय, समुद्र और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं, जिनका वे हिस्सा हैं और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन वनों की पहचान लैंडसेट उपग्रह चित्रों और प्रत्येक क्षेत्र के लिए बनाए गए विशेष एल्गोरिदम माध्यम से की जाती है। यही तकनीक यह तय करने में मदद करती है कि कौन सा क्षेत्र कितना वनों से छाया हुआ है और उनमें कितना नुकसान हुआ है। अब अगर हम 2001 से 2024 तक की तस्वीर देखें तो आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। 2001 से अब तक भारत ने लगभग 2.31 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण खो दिया है। यह कुल वृक्षावरण का लगभग 7.1% नुकसान है। इस नुकसान का असर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहा, इसके कारण लगभग 1.29 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन वातावरण में गया है। यह जलवायु परिवर्तन को और तेज करने वाला है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। 2000 से 2020 के बीच भारत ने 1.78 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण प्राप्त भी किया है। यह वैश्विक स्तर पर कुल वृद्धि का लगभग 1.4% था। यानी जहां एक ओर हमने भारी नुकसान झेला, वहीं दूसरी ओर कुछ हद तक जंगलों की बहाली भी हुई है। अगर राज्यों की बात करें तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। 2001 और 2024 के बीच असम ने सबसे अधिक नुकसान झेला। यहाँ लगभग 3,40,000 हेक्टेयर वृक्षावरण नष्ट हुआ,
जो कि राष्ट्रीय औसत 67,900 हेक्टेयर से कई गुना ज्यादा है। इसके बाद मिजोरम में 3,34,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 2,69,000 हेक्टेयर और मणिपुर में 2,55,000 हेक्टेयर, मेघालय में लगभग 2,43,000 हेक्टेयर वृक्षावरण का नुकसान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि पूर्व उत्तर भारत में वनों का नुकसान सबसे अधिक हुआ है। भारत में वनों का नुकसान केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नहीं, बल्कि इंसानी गतिविधियों की वजह से भी लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 6,20,000 हेक्टेयर भूमि स्थायी कृषि के कारण नष्ट हो गई, 1,82,000 हेक्टेयर भूमि कटाई के कारण खत्म हुई, 35,100 हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक व्यवधानों जैसे तूफान, आग या अन्य वजह से प्रभावित हुई और 30,600 हेक्टेयर वृक्षावरण बस्तियों और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण नष्ट हुआ। इसका सीधा मतलब है कि खेती, लकड़ी की कटाई और शहरीकरण भारत के जंगलों का नष्ट होने का कारण है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW ने साफ किया कि उसके आंकड़े सबसे बेहतर उपलब्ध उपग्रह आंकड़ों पर आधारित होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ तकनीक और एल्गोरिदम बेहतर होते रहते हैं, इसलिए पुराने और नए आंकड़ों की तुलना सावधानी से करनी चाहिए। खासतौर पर 2015 से पहले सीधे तौर पर मिलाना सही नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार 2015 और 2020 के बीच भारत में वनों की कटाई की दर दुनिया में दूसरी सबसे अधिक थी। इस अवधि में भारत ने हर साल औसत 6,68,000 हेक्टेयर वनावरण खो दिया। कुछ ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन और गंवा देगा। यह गिरावट हमारी पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए बेहद नुकसान का संकेत है। दोस्तों, ऐसा जंगल जो भारत के हृदय कहे जाने वाला हसदेव, जो घने जंगलों का एक ऐसा इलाका है जिसे देश के सबसे बड़े संरक्षित वनों में गिना जाता है। यह जंगल मध्य भारत में लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस हरे भरे जंगल के नीचे लगभग 22 कोयला ब्लॉक छिपे हुए हैं। हाल ही में पर्यावरण राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल क्षेत्र में चल रही PEKB कोयला खनन परियोजना के 368 से अधिक पेड़ प्रभावित होंगे। सोचिए, लाखों पेड़ जो न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों की आजीविका, वन्य जीवों का घर और जलवायु संतुलन का आधार है, वे सब खतरे में हैं। हसदेव जंगल को भारत के अंतिम बचे पुराने वनों में से एक माना जाता है। यहाँ हाथी, तेंदुआ, भालू और सैकड़ों प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। सवाल यह है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या कोयले से मिलने वाली ऊर्जा इतनी जरूरी है कि इसके लिए हम अपनी हरियाली को दांव पर लगा दें? संसद में उठे सवालों के जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री ने माना कि छत्तीसगढ़ में एक कंपनी की परियोजना के लिए 2 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से करीब 3,68,217 पेड़ प्रभावित होंगे। सवाल यह उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई आखिर क्यों मंजूरी दी गई? विपक्षी सांसद ने सरकार से यह पूछा कि जब जलवायु संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है, जब यह क्षेत्र आदिवासी अधिकार अधिनियम और पारिस्थितिकी संवेदनशील के दायरे में आता है, तो फिर पर्यावरणीय मंजूरी कैसे दी गई? मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि परियोजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इनमें शामिल है प्रतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूलक का भुगतान और अन्य समक उपाय। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नई जगह पेड़ लगाना कभी सदियों पुराने घने जंगलों का विकल्प हो सकता है? सितंबर 2016 में हसदेव जंगल क्षेत्र में कोयला खनन और भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में लोगों ने कई अहम मुद्दे उठाए। खनन से निकलने वाली प्रदूषण, जल कोयले का परिवहन, रोजगार की समस्या, सांस्कृतिक और परंपराएं और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाला असर। मंत्री ने संसद में बताया कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और अंततः प्रस्ताव को पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी दे दी गई। सितंबर 2017 की कैबिनेट मंजूरी के अनुसार कोयला उत्पाद को 15 मिलियन टन से बढ़ाकर 18 मिलियन टन प्रतिवर्ष 20% विस्तार करने की अनुमति दी गई। फरवरी 2022 में मंत्रालय ने इस विस्तार परियोजना को औपचारिक हरी झंडी दे दी। मंत्री ने यह भी कहा कि परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर विचार किया गया। इसमें वायु, जल, मिट्टी, वन्यजीव और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन शामिल था। साथ ही धूल नियंत्रण, जल प्रबंधन प्रणाली, शोर प्रदूषण और पूर्ण नवीनीकरण जैसे रणनीतियों को लागू करने की शर्त रखी गई। सरकार का दावा है कि सभी खनन गतिविधियां वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य पर्यावरणीय कानूनों के अनुसार ही की जाएगी। लेकिन यही पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कागज में लिखी गई शर्तें जमीन पर सही मायने में लागू हो पाती है, या फिर यह मंजूरियां सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है? जनवरी 2022 में मंत्रालय ने 1136 हेक्टेयर भूमि पर खनन की अनुमति दी, यानी जंगल के और बड़े हिस्से को खनने के लिए खोला जा रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक और जंगल रायगढ़ जिले में स्थित जहां मुंडा गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। मामला तमनार क्षेत्र के
गारे पाल्मा कोयला खदान से जुड़ा है। यहाँ हजारों पेड़ों को काटने का काम शुरू हुआ, जिसके विरोध में स्थायी ग्रामीणों के साथ साथ विधायक भी धरना देने पहुंचे। लेकिन विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने विधायक समेत कई ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। स्थायी लोग इस बात से नाराज हैं कि बिना उनके राय माने कोयला खनन परियोजना के लिए इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जंगल न सिर्फ उनकी आजीविका से जुड़ा है बल्कि उनकी संस्कृति और पर्यावरण का भी हिस्सा है। विरोध को देखते हुए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिन लोगों ने कटाई का विरोध किया उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। यह पूरा घटनाक्रम तमनार ब्लॉक के सरसविल गांव के पास हुआ, जहां एक निजी कंपनी को खनन की अनुमति दी गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे कई दिनों तक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। खास बात यह है कि पेड़ों की कटाई के लिए जब टीमें मौके पर पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को पकड़कर ले गया। जानकारी के मुताबिक इस खदान के लिए ग्राम सभा की सुनवाई 2019 में हुई थी और 2022 में पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई। हालांकि स्थानीय प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में मामला दायर किया था और मंजूरी रोक दी गई थी। लेकिन 2024 में पर्यावरण मंत्रालय ने दोबारा इस परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना से 14 गांव और 9 ग्राम पंचायत प्रभावित होंगे, जिनकी कुल आबादी लगभग 9,500 लोग हैं। रायगढ़ के पर्यावरणविदों का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ के पर्यावरण मंत्री ने सार्वजनिक रूप से पर्यावरण संरक्षण की बात की, उसके अगले ही दिन मुड़ावा गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। 25 जून को मां के नाम पर एक पौधा अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों से पेड़ लगाने की अपील की गई। लेकिन विरोध करने वाले ग्रामीणों का सवाल है कि एक तरफ सरकार पेड़ लगाने की बात करती है और दूसरी तरफ जंगलों को उजाड़ रही है। सूत्रों के अनुसार पेड़ों की कटाई कोयला निष्कर्षण परियोजना का हिस्सा है। जैव विविधता से भरपूर इन वनों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी से साफ किया जा रहा है और विरोध करने वाले ग्रामीण हिरासत में लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल हमारी जिंदगी है। सरकार पेड़ लगाने की बात तो करती है, लेकिन हमारी जड़ों को ही उजाड़ रही है। हम अपनी जमीन और जंगल की रक्षा के लिए आखिरी दम तक खड़े रहेंगे।